डॉक्टर जी, आज के कार्यक्रम में हम थोड़ा-सा लोगों के जो पत्र आए हुए हैं, उस पर थोड़ा-सा बात करेंगे क्योंकि अच्छा लग रहा है पहली बार लोग पत्र भेज रहे हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि किडनी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में, तो इसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम ये किडनी ही पर बात करेंगे। तो दर्शकों, हमारी ओर से सभी को नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे किडनी ही पर, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में जब बात हुई थी डॉक्टर शर्मा जी से, तो मुझे लगता है लोगों को बहुत दिलचस्पी हुई इसमें और कई दर्शकों की ओर से पत्र आया है, फ़ोन कॉल्स भी आए हैं और जानना चाहते हैं किडनी के बारे में थोड़ा सा और कुछ और क्वेश्चंस जो है। तो चलिए आज इस प्रोग्राम में हम किडनी ही जो है इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर जी चलिए हम यही चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो है वो स्वस्थ रहे, खुश रहे और जीवन जो है वो आराम से उनका जाए। तो चलिए हम प्रोग्राम में बात करेंगे किडनी ही पर। डॉक्टर जी देख रहे हैं बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे दर्शकों की ओर से। तो ये पहला क्वेश्चन जो है डॉक्टर जी ये आया हुआ है घोंगोब से है। घोंगोब से सोनाली जी पूछ रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, वो उनको अच्छा लगा किडनी के बारे में जानकर कि उसका फंक्शन क्या है और थोड़ा खान पान पर भी वो पूछ रही हैं कि आपने बताया, लेकिन उसमें थोड़ा सा और कुछ जानना चाहती हैं कि हमको अपनी किडनी को गुर्दे को ठीक रखना है तो हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर क्या बताएंगे आप? जी, किडनी की हेल्थ के लिए और ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए जो आयुर्वेद में जो आहार के सिद्धांत हैं वो सिमिलर हैं। हाँ। जैसा पिछली बार बात की तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। किडनी के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका बॉडी वेट नॉर्मल रहे। अच्छा। ओबेसिटी तो हर बीमारी के लिए एक आमंत्रण पत्र है, हाँ वो हर बीमारी को इनवाइट करता है। जी। मोटापा तो वेट कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है और एक बड़ी सिंपल अप्रोच ये है कि ओवर ईटिंग नहीं करना। आयुर्वेद बहुत स्ट्रांगली बोलता है कि अगर आप अधिक मात्रा में भोजन करेंगे, आवश्यकता से अधिक भोजन लेंगे, तो ये किडनी के लिए और बाकी ऑर्गन्स के लिए भी हेल्दी नहीं है और मॉडर्न रिसर्च भी इसी को मानता है। कैलोरी इंटेंस फूड, मॉडर्न मेडिकल साइंस मानती है कि अगर आप के आहार में बहुत कैलोरीज हैं, तो वो किडनी के लिए हेल्दी नहीं है। किडनी के लिए एक बहुत स्पेशल फूड कैटेगरी जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, इफ यू आर 40 प्लस, और या आपको किडनी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, तो आपको प्रोटीन कम करने पड़ेंगे। प्रोटीन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहता है और वो किडनी के डिसीजन मेकिंग में इंटरफियर करता है। अच्छा। तो इसीलिए अगर आप 40 प्लस हैं तो किडनी के स्वास्थ्य के लिए, और अगर आपको दुर्भाग्यवश अगर कोई वृक्क का किडनी का रोग है, तो अवश्य ही आपको प्रोटीन बिल्कुल कम कर देने चाहिए। और आपको प्रोटीन के अलावा नमक कम करना पड़ेगा, चीनी कम करना पड़ेगा, तली हुई चीज़ें जो ज़्यादा तेल, घी, बटर है, चीज़ है, फैट्स कम करने पड़ेंगे। और ओवर ईटिंग तो बहुत ही खतरनाक है। होता क्या है कि प्रोटीन का हम एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक भ्रांति है। हमें लगता है कि हमें लगता है प्रोटीन तो शरीर के रिपेयर के लिए आवश्यक है, तो प्रोटीन तो हमें चाहिए। तो ये सत्य बात है, हमें शरीर के डेली वियर एंड टीयर के लिए प्रोटीन चाहिए। लेकिन हम जो भी भोजन करेंगे, कम प्रोटीन वाला भोजन करेंगे, उसमें भी पर्याप्त प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन का अधिक इस्तेमाल करना किडनी के रोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो 40 वर्ष की आयु के बाद में सभी को प्रोटीन लेना कम कर देना चाहिए। कोई भी भोजन ऐसा नहीं है जिसमें प्रोटीन ज़ीरो होता हो। तो सभी लगभग। सभी प्रकार के भोजन में प्रोटीन अवश्य ही रहता है। आप चाहे चावल लीजिए, गेहूँ लीजिए, सब्जियां खाइए,
मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब। तो इन सब में प्रोटीन रहता है, लेकिन जो अवॉइड क्या करना है किडनी पेशेंट को, वो खाद्य पदार्थ जिनमें बहुत अधिक प्रोटीन रहता है, जैसे कि मिल्क, और मिल्क प्रोडक्ट में प्रोटीन बहुत रहता है, जी। दालों में प्रोटीन बहुत रहता है, हाँ। एग, फिश, मीट, चीज़, पनीर, इन खाद्य पदार्थों में अधिक प्रोटीन रहता है। सोयाबीन, जो लेग्यूम्स हैं, तो जितना आप इन चीज़ों को कम करेंगे उतना आपका किडनी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको बॉडी के वियर एंड टियर के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी भोजन लेंगे प्रोटीन आपको सभी में मिलेगा और वो पर्याप्त रहता है। फिर भी अगर आपकी कोई विशेष परिस्थिति है, आपकी कोई स्पेशल हेल्थ कंडीशन है, तो आपको अपने डॉक्टर को मिलकर, अपने डाइटिशियन को मिलकर कितने ग्राम प्रोटीन लेना है, कौन सा प्रोटीन लेना है, कार्ब्स एंड फैट्स कैसे लेना है, वो सब आपको अपने डॉक्टर से मिलकर अवश्य विचार विमर्श करना चाहिए। ये जनरल सिद्धांत जो है ये सभी लोगों के लिए प्राय तौर पर लाभकर होते हैं। डॉक्टर जी, अभी आपने बताया कि जो जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स है वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या हम ले सकते हैं? जी, किडनी के पेशेंट के लिए सबसे अच्छा आहार जो है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना उनके लिए सर्वोत्तम है। वैसे आपको अपने किडनी के डॉक्टर को, आयुर्वेदा डॉक्टर को और डाइटिशियन को तो पूछना ही है, उनकी राय अधिक महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ये जनरल सुझाव है, और जो आपको आपका एक्सपर्ट आपको सुझाव देगा वो बहुत ही आपके लिए पर्सनल रहेंगे। जी। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आता है? सैलेड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपको अधिक मात्रा में लेना है। प्रोटीन क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, और प्रोटीन कई प्रकार की एलर्जीज और रिएक्शन करने के लिए कुख्यात है, और किडनी पर एक बहुत बड़ा बर्डन बनता है। तो इसलिए जो मैंने बताया, जो आहार किडनी को ख़राब कर सकते हैं, उसके हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो हैं प्रोटीन रिच डाइट। हाँ। और इसके अलावा अधिक लेने में आपको पानी की मात्रा अपने डॉक्टर को पूछकर लेनी है। हाँ, हाँ। अगर आप प्रिवेंशन चाहते हैं तो आपको एक आम अडल्ट को 3 लीटर से अधिक पानी प्रतिदिन पीना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पानी की मात्रा भी अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी शरीर की आवश्यकता अलग अलग रहती है। मतलब कि जो लोग स्वस्थ है वो लोग ले सकते हैं। हाँ। जो स्वस्थ हैं उनको 3 लीटर 3 लीटर। पानी प्राय तौर पर लेना चाहिए। और फैट्स जो हैं, तेल, घी, चीनी और नमक, ये हाँ, ये। पदार्थ कम करने पड़ेंगे। हाँ, हाँ। और ये कम करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं रहेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, डायबिटीज़ नहीं बनेगी, मोटापा नहीं बनेगा। और ये चारों चीज़ें आपकी किडनी को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं, किडनी की ब्लड सप्लाई को प्रभावित करती हैं, किडनी के सेल्स को डेड कर देती हैं। इसलिए इस प्रकार के भोज्य पदार्थों से बचना चाहिए। डॉक्टर जी, पिछली बार प्रोग्राम में आपने बताया था कि ज़्यादा कॉफ़ी, ये चाय, जिसे यहाँ पर हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब ये ठीक नहीं है, ये किडनी की। देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक तो किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं है। सॉफ्ट जी। ड्रिंक तो आपको ज़ीरो कर देना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे कम करना चाहिए, आपको ज़ीरो कर देना चाहिए। हाँ। दुर्भाग्यवश मैं देखता हूँ कि बहुत लोग इधर भोजन जब करते हैं, अपना एक क्विक मील लेते हैं, वर्किंग लंच लेते हैं, हाँ। तो उनके भोजन के साथ में एक कोला की बॉटल रहती है, हाँ, जो ये। कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, हाँ। पहली बात। जो चाय और कॉफ़ी है ये बहुत ही एस्ट्रिंजेंट होता है। आयुर्वेद मानता है कषाय रस प्रधान होता है। हाँ। कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट, और एस्ट्रिंजेंट जो है वो डिहाइड्रेशन करता है। और मॉडर्न साइंस इस बात को मानती है कि अधिक मात्रा में ली गई चाय कॉफ़ी डिहाइड्रेशन करेगी, और डिहाइड्रेशन जो है वो किडनी के लिए हेल्दी नहीं है। तभी हम प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए अधिक मात्रा में जल ग्रहण का, पानी पीने का सुझाव देते हैं। हाँ। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में कुछ भी लेते हैं तो खराब है, थोड़ी मात्रा में कभी कभी कुछ भी चल ले सकता सकते है। हैं। जी और नहीं तो जो जूस है, जो फ्रूट जूस, ये अपने घर पर ही बनाकर वो ले सकते हैं, ये ज़्यादा जी हेल्दी हाँ, है। क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फ्रूट्स अच्छे हैं, हाँ। लेकिन उसमें दो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हाँ। पहली बात, जो फ्रूट बहुत मीठे हैं, और अगर आप ओवरवेट हैं या आप डायबिटिक हैं तो आपको बहुत मीठे फ्रूट मना है। जैसे बनाना है, जैसे मैंगो। बनाना है, मैंगो है, डेट्स हैं, हाँ। जो बहुत ही मीठे हैं। एक और बात है कि
फ्रूट का एक बहुत लाभदायक जो पोर्शन होता है वो होते हैं फाइबर्स। हाँ, जब आप फ्रूट का जूस लेते हैं तो फाइबर को फेंक देते हैं, हाँ, वो ये हेल्दी नहीं है। हाँ, आपको कंप्लीट फ्रूट खाना है, हाँ, जूस के बजाय कंप्लीट फ्रूट आपको अधिक लाभ देगा, क्योंककि हाई फाइबर जो है, जो हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आपको लेने को बोला, हाँ, हाई फाइबर आपकी बॉडी में अनेक लाभ करता है। वो आपके इंटेस्टिन में से हाँ, एक्सेसिव कोलेस्टेरॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, और हर प्रकार से वो है एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और अनेकों अनेक लाभ फाइबर रिच भोजन से हमें मिलते हैं। तो पूरा फ्रूट खाइए और अधिक से अधिक वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स खाइए। और खाने का जो समय है कुछ लोग खाकर जल्दी सो जाते हैं, ये भी बहुत ठीक नहीं है क्योंकि ये पचने का वो होना चाहिए उसका जी हाँ, समय। आयुर्वेद ने बड़ा स्पष्ट बोला कि जो खाने का सर्वोत्तम समय है वो है सुबह 9 से 11 के बीच में और शाम को 5 से 7 के बीच में। जी, अगर आप सुबह 10 बजे के आसपास में अपना पहला भोजन लेते हैं और सेकंड भोजन आप लोग लेते हैं शाम को 6 बजे, वो सर्वोत्तम है। तीसरा भोजन नहीं खाना। और अगर आप, बिल्कुल सही बोला आपने, अगर आप बहुत लेट डिनर करेंगे और हैवी डिनर करेंगे, उसके बाद में सो जाएंगे, तो आपका भोजन प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पाएगा, प्रॉपर पच नहीं पाएगा, उसमें से टॉक्सिन अधिक बनेंगे जी। और वो शरीर के लिए अनेक प्रकार के रोगों को निमंत्रण हाँ, देंगे। जैसे आम बनता है, ये तो ठीक आम नहीं बनता है। है। हाँ, आयुर्वेद में एक आम विष का वर्णन है। आम एक प्रकार के टॉक्सिन को बोलते हैं। हाँ, जब आपका भोजन हाफ प्रोसेस्ड रह जाता है आपके शरीर में, आपके किचन में नहीं, हाँ, जब आपके शरीर में आपकी डाइजेस्टिव शक्ति कमज़ोर है हाँ, और आपका पूरा भोजन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, एसिमिलेट नहीं हो पाता, हाँ, तो बचा खुचा जो भोजन का जो अंश है वो जी, एक आमविष में कन्वर्ट हो जाता है। और आयुर्वेद मानता है कि वो सभी रोगों का मूल है। नॉट ओनली किडनी डिजीजेज, वो अनेक प्रकार के रोगों को आपके शरीर में ला सकता है। और डॉक्टर जी कई लोग व्यायाम के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आसन करना चाहिए, कुछ योग आसन करना चाहिए जो बहुत अच्छा है हमारी किडनी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। जी हाँ, योगासन का और प्राणायाम का और व्यायाम का तीनों अलग अलग विषय हैं। तीनों का बहुत महत्व है, क्योंकि आपके शरीर में एक्सेसिव कैलोरी को ये हटाता है, आपके शरीर को फ्लेक्सिबल रखता है, आपकी एजिलिटी बढ़ती है, और ये पाचन क्रिया जो है वो ठीक से काम करता है। पाचन क्रिया, नर्वस सिस्टम, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपका रेस्पिरेशन, आपका हर सेल इससे लाभान्वित होता है। जी, प्राणायाम से बेटर ऑक्सीजन डिलीवरी होती है और आपके सेल की वर्किंग इंप्रूव होती है। आपको योगा प्राणायाम के लिए किसी एक्सपर्ट के पास में जाना चाहिए, और बेसिक जो आसन हैं हाँ, वो उस प्रकार के हैं। कभी भी आसन आपको बिना सूक्ष्म व्यायाम के, बिना वार्म अप के आपको आसन आरंभ नहीं करना। और किडनी के लिए इस प्रकार के आसन अधिक महत्वपूर्ण हैं जो एब्डोमिनल एरिया को मूव करते हैं, अच्छा, क्योंकि किडनी जो है वो एक एब्डोमिनल ऑर्गन है, हाँ, हाँ, हमारे एब्डोमेन में बैक साइड पर रहता है। तो आपको अर्धचक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, इस प्रकार के जो एब्डोमिनल स्ट्रेचिंग पोजेज हैं वो आपको बहुत लाभकर होंगे। और आसन के बाद में प्राणायाम आता है। प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि कपालभाति प्राणायाम जो है वो आपको रिलैक्स करता है, हाँ, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने स्ट्रेस का दुष्प्रभाव बताया जी। कि और जैसे आपने जैसे बताया स्ट्रेस कि कैसे बढ़ेगा। कैसे आप टेस्ट करें कि आप कितना स्ट्रेस में हैं। जी, हमने एक स्ट्रेस करने का एक बड़ा सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला भी दिया। हाँ, इसके अलावा स्ट्रेस से निकलने वाले हार्मोन कैसे दुष्प्रभाव लाते हैं वो आपको बताया। जी, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, अनुलोम विलोम है, वो आपको स्ट्रेस से मुक्ति दिलाता है। जी, उसके बाद में कपालभाति। कपालभाति डायरेक्टली आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को टेम्पोरेरीली बढ़ाकर, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ाकर, आपके एब्डोमिन के ऑर्गन्स को मोबिलाइज कर कर वो आपका पाचन तंत्र, आपके लंग्स की कैपेसिटी, आपके हार्ट की कैपेसिटी और किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो आसनों के बाद में अनुलोम विलोम और कपालभाति आसन बहुत बहुत जी। लाभकर हैं। तो यहाँ पर एक पत्र आया है, ये जो है सुयाग से मीरा जी हैं, ये बता रही हैं कि पिछले प्रोग्राम में हमने योगासन पर बात की, लेकिन बेहतर है कि हम थोड़ा दिखाएं कि कैसे करना चाहिए। जी,
बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ। तो आज आप लोगों को योगासन भी एक एक्सपर्ट मिस सौम्या के द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं, जी, और आज उन्हीं आसनों पर फोकस करेंगे जो किडनी स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। जी। और आयुर्वेद में और योग में अगर आप इस प्रकार के आसन करेंगे तो ये आपको किडनी स्वास्थ्य नहीं, आपको ऑलराउंड हेल्थ बेनिफिट भी देगा। हाँ, हाँ। तो ये जो आसन हमने बोले, सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद में उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन एंड पश्चिमोत्तानासन, इस प्रकार के आसन अभी हम लोग आपको मिस सौम्या के साथ में आपको करके दिखाने वाले हैं। जी। उसके बाद में प्राणायाम, जिसमें कपालभाति और उससे पहले अनुलोम विलोम आपके दर्शकों को दिखाया जा जी। सकता है। और ऐसा है डॉक्टर जी कि योगासन जो है ये केवल बीमारी लग जाए तो तब करना ये ठीक नहीं है। ये हमेशा ये करते रहना तभी हम हमेशा वो स्वस्थ जी, रहेंगे। जैसा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन डिसीजन क्योर। क्यों। तो बीमार होने का वेट नहीं करना, जी। बीमार होने से बहुत पहले आज ही, हाँ, अभी आपको योगासन, प्राणायाम, व्यायाम, हाँ। एक बार गाइडेंस ले लें एक्सपर्ट से, उसके बाद में आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। जी। व्यायाम के बारे में आपने पूछा कि व्यायाम का क्या महत्व है। जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा क्लियर बोला है, प्रत्येक व्यक्ति को एक सप्ताह में 150 मिनट्स, 150 मिनट का व्यायाम करना है। अब अगर आपकी आयु कम है, आपकी आयु 15-20 वर्ष है, तो आप का 150 मिनट है वो बड़ा रिगरस हो सकता है। आप जी। एक्सट्रीम जॉगिंग कर रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं। वहीं पर आपकी उम्र अधिक है, आपकी उम्र 70, 75, 80, 85 है, तो आपके लिए खड़ा होना, छोटा सा वॉक करना, वॉशरूम तक जाना भी एक व्यायाम है। तो जी। जो आपका शरीर, आपका मन, आपकी बीमारियां, आपका एनवायरनमेंट, जी। आपकी सिचुएशंस जो आपको परमिट करती हैं, उतना व्यायाम आपको करना है, ओवरडू नहीं करना। और किसी एक्सपर्ट को पूछकर ही पहली बार व्यायाम का सेट आपको प्रारंभ करना है। व्यायाम के साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, डायबिटीज़ कम होगी, आपकी हार्ट डिजीज़ ठीक होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट रेट कम होगा। जी। जो एथलीट लोग होते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, उनका हार्ट रेट कम रहता है। हाँ। एक आम व्यक्ति का हार्ट रेट जो है 70 टू 75 रहेगा, लेकिन एक एथलीट, योगा, ध्यान, मेडिटेशन करने वाले का, नॉर्मल बॉडी वेट वाले एक्टिव व्यक्ति का हार्ट रेट 60 के आसपास में रहेगा। तो कम मेहनत कर कर आपका हार्ट पूरा काम कर रहा है। तो इस प्रकार का सभी प्रकार के लाभ आपको व्यायाम, योगासन और प्राणायाम के द्वारा मिल सकते हैं। जी। मिस सौम्या, हम शुरुआत कर सकते हैं एक स्मॉल सूक्ष्म व्यायाम से, वार्म अप के साथ में, और फिर कुछ किडनी के आसन। धन्यवाद। सो हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम फॉर द नेक। योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट। एक गहरी सांस लेके ऊपर देखो। सांस छोड़ के नीचे आ जाओ। Try to touch the chest with your chin. एक और बार सांस ले लो और ऊपर देखो। सांस छोड़ के slowly touch your chest with your chin. Look at the center. We'll go for the next सूक्ष्म व्यायाम। सांस को लेके दाईं तरफ मोड़ना। सीधे आ जाओ और बाईं तरफ मोड़ना सांस को लेके 180 डिग्री। सांस को छोड़ के वापस आना। अब हम आसना करेंगे उष्ट्रासन। जेंटली सिट इन वज्रासना। वज्रासन में बैठिए।
अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। हैंड्स ऑन योर वेस्ट। गहरी सांस लेके सांस को छोड़ के आ जाओ, बैठ के विश्राम करो। एक और बार, hands on your waist. Take a deep breath. Push your hip forward and look at the back side. सांस को छोड़ के धीरे आ जाओ। रिलैक्स। पूर्ण वज्रासन करेंगे अभी। दाएं हाथ से hold your ankle or heels with the left hand. Hold your left ankle or heels. Try to look at the back side. हम पश्चिमोत्तासन करें, उत्तानासना करेंगे। पहले अर्ध पश्चिमोत्तानासना। दाएं पैर मोड़ लीजिए। Interlock your hands. Inhale, hands up. Slightly lean backwards. Slowly come forward. Try to touch the knees with your forehead. सांस को लेके वापस आइए। बाएं पैर, लेफ्ट साइड, fold your left leg, right leg on top of your left leg, right hand up, keep it at the back, interlock with your hands, look straight. Keep breathing. Gently unfold and come back. Unfold your legs. Relax. Slowly come to the cat pose. Gently inhale, look up. Exhale and come back. Slowly come to Bhujangasana. Keep your elbows straight. Try to open your chest. Legs together and look up. Gently come back and relax in Shashangasana, the rabbit pose. अभी हम प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। ऑन योर लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा, दाएं हाथ में नासिकाग्र मुद्रा। फोल्ड योर इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर।
Close your right nostril. Inhale through the left. अब हम कपालभाति करेंगे. दोनों हाथ में चिन मुद्रा. Take a deep breath. Flap your abdomen and start exhaling. Slow down and relax. Flap your abdomen with exhalation. Slow down and relax. Keep it on your eyes. Gently open your eyes and look at your body. तो डॉक्टर जी अच्छा लगता है कि लोग पार्टिसिपेट होते हैं, प्रश्न भेजते हैं या फ़ोन द्वारा पूछ सकते हैं और अगर चाहे किसी बीमारी पर वो लोग जानना चाहते हैं तो ये भी वो लोग मांग कर सकते हैं, ये पत्र में या मेल द्वारा ये लोग मांग कर सकते हैं, कोई विशेष बीमारी जो हो उस पर बात कर सकते हैं। तो ऐसे करने से पत्र जब मिलता है, इंटरेक्शन होता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम ये करें क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है और ये अपने स्वास्थ्य के प्रति उन लोग में जागरूकता है, तो अच्छा लगता है। तो इस तरह मैं सोचती हूँ प्रोग्राम करते रहें और लोग कुछ न कुछ सीखते रहें और अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें और स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। बहुत सही बोला आपने और हमारा उद्देश्य ही ये है क्योंकि ये भारत सरकार का एक ये उद्यम है कि मॉरिशस में आयुर्वेदा चेयर के थ्रू हेल्थ प्रमोशन करना, लोग कम बीमार पड़ें। तो हम लोग सदैव तत्पर हैं आपके साथ में, जितना अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ के बारे में सुझाव दे सकते हैं, जी। उनको मिलकर उनको उनकी पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, तो उतना हम लोग खुशी महसूस करेंगे। और बिल्कुल सही बोला आपने, जितने हमारे दर्शकों के सुझाव आएंगे, किसी विषय विशेष पर बात की जाए तो वो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक रहेगा और उन विषयों को हम लोग सहर्ष लेना चाहेंगे। जी जी। तो इसी तरह लोग पार्टिसिपेट होते रहे और हमारा प्रोग्राम चलता रहे। तो दर्शकों, आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी आपको भी बहुत धन्यवाद और बहुत सारे जो है हमारे किडनी पर आपने काफ़ी जानकारी दी। हमारा एक प्रोग्राम तो पहले ही चल चुका और ये भी, इसमें तो काफ़ी आपने बताया खान पान पर, व्यायाम पर। तो बहुत धन्यवाद। एक और लेकर प्रोग्राम इसी तरह हम मिलेंगे। हमारी उसी नमस्कार। नमस्कार जी। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त करें आयुष प्रोग्राम। आपके पत्रों के लिए बहुत धन्यवाद और यही चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे साथ पत्र व्यवहार करते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें मेल द्वारा या पत्र द्वारा। तो एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबों को नमस्ते।